हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है 11वीं क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा है। भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें हम चैप्टर नंबर 6 को अभी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो मेन टॉपिक है वो मृदा के बारे में, मिट्टियों के बारे में। ठीक है। तो इसमें कल हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ा था, सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी पढ़ा था, और उसके बाद में अमेरिकन कृषि विभाग की जो मृदा का वर्गीकरण है उसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद में हमने जो इंडियन क्लासिफिकेशन है मिट्टी का, उसके बारे में पढ़ा था, और बेसिकली 8 प्रकार की मिट्टियों का नाम पढ़े थे हमने। ठीक है। और उसमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो जलोढ़ मिट्टी का रीजन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जलोढ़ मृदा है। और इसका जो रीजन है वो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो गंगा घाटी का रीजन है, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान है, असम वाला रीजन है। और ये राजस्थान, गुजरात वाला पोर्शन। और उसके बाद में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और जो अन्य छोटी नदियां हैं पूर्वी घाट पर, उनके डेल्टा रीजन में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मिट्टी है वो है काली मृदा। अब आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो बची हुई मृदाएं हैं 7 प्रकार की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें है काली मृदाएं। ब्लैक सॉइल्स है उसके बारे में है कि काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी में गहरी काली मृदा पाई जाती है। अब इसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जो आपको ये ब्लैक शेडो पोर्शन दिख रहा है, ये है काली मृदा का रीजन, गुजरात वाला रीजन। ठीक है। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र का अधिकतर पोर्शन, कर्नाटका का उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग। उसके बाद में जो तेलंगाना का पोर्शन है और जो तटीय रीजन है, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है। और इस वाली बेल्ट में महानदी का रीजन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स, जो ब्लैक सॉइल है वो दिख रही है, लावा फ्लो द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि जो इसकी गहराई है वो उत्तरी पश्चिमी रीजन में ज्यादा है, मतलब इस वाले रीजन में काली मृदा की गहराई ज्यादा है। गहराई का मतलब एक तो ये आपने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ठीक है। अब गहराई ज्यादा है इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, हॉट स्पॉट क्रिएट हुआ था, जब इंडियन प्लेट नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव कर रही थी, हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उस समय पढ़ा था। तो जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, दक्कन ट्रैप का जो मेन पॉइंट था जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, लावा बाहर निकला था, वो यहाँ से निकला था और फिर ये चारों दिशाओं में फैला था। ठीक है। तो जो जहाँ पे उद्गार केंद्र होगा वहां पर इसकी थिकनेस है वो ज्यादा होगी। ठीक है। तो इस वजह से जो ज्वालामुखी जो काली मृदा है उसका ज्यादा थिकनेस है वो उत्तरी पश्चिमी रीजन में है। ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये इसके दूसरे नाम है, काली मृदा को रेगर मृदा या कपास वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो कॉटन प्रोडक्शन होता है वो काली मृदा के लिए, जो कपास के लिए काली मृदा उपयोगी है। कहने का मतलब कपास काली मृदा में ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती है। ये काली मृदा की विशेषता है कि ये मृणमय मतलब बहुत महीन कणों से बनी हुई होती है। इनकी डेप्थ ज़्यादा होती है, और डेप्थ इन द सेंस की जो सॉइल प्रोफाइल है वो थोड़ी गहरी डेवलप होती है। और उसके बाद में ये अपारगमीय है। अपारगमीय का मतलब है कि जल आसानी से रिसता नहीं है, गहराई तक नहीं जा पाता, बहुत लंबा टाइम लेता है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। जब काली मृदा पर बारिश होती है, वर्षा होती है, तो ये क्या करती है, फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। कहने का मतलब जो तलछट होते हैं वहां पे, ये वाला रीजन देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये तो शुष्क ऋतु का है। आगे बढ़ते हैं कि सूखने पर ये सिकुड़ जाती है और इस प्रकार शीत सॉरी शुष्क ऋतु में ही इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वतः जुताई हो गई हो। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें बोली है कि गीले होने पर बरसात होती है तब तो ये फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, ये जो दरारें है ये नष्ट हो जाती है वर्षा रीजन में। ठीक है। वर्षा के टाइम में ये दरारें नहीं दिखती है हमें, और चिपचिपी प्रकृति की हो जाती है। जब ये सूखती है शुष्क ऋतु में, शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में क्या होता है कि ये
चौड़ी दरारें पड़ जाती है इसमें, ठीक है, और स्वतः जुताई सी प्रतीत होती है। तो ये इनका जो कहने का मतलब ये मिट्टी है, ये इनका संगठन हो जाता है और ये स्वतः जुताई टाइप हमें प्रतीत होती है, ठीक है। ये दरारें देख सकते हैं आप, स्पष्ट दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये इसकी नेचर है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इसकी विशेषता के कारण काली मृदा एक लंबे अवधि तक नमी बनी रहती है। कहने का मतलब पहली बात तो अवशोषण बहुत धीरे होता है जल का, ठीक है। कहने का मतलब जो क ख परत है वहां तक जो नमी है वो बहुत लंबे समय तक पहुंचती है। और उसके बाद में जब नमी का लॉस होता है, ठीक है, तो वो भी काफी लॉन्ग टाइम तक होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये काफी लॉन्ग टाइम तक फसलों को नमी देती है। आगे लिख रखा है कि इसके कारण फसलों को विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। अब हमने मानसून के टाइम में पढ़ा था कि मानसून एक तो देरी से आता है कभी कभी और जल्दी लौट जाता है, ठीक है। लेकिन दक्कन ट्रैप के आसपास वाले रीजन में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कहने का मतलब जो डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कपास की फसल है, तो यहाँ पे क्या है कि बारिश के टाइम में नमी बहुत लॉन्ग टाइम तक जमीन सोखती रहती है और वापस मानसून की पहुंचने जाने के बाद में भी काफी लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक ये जो नमी है वो फसलों को मिलती रहती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो फसलें हैं वो अच्छा प्रोडक्शन देती है। उसके बाद में रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में, अब हमने जब गन्ने की बात आती है, दक्कन ट्रैप के आसपास गन्ने का प्रोडक्शन भी होता है। तो गन्ने की जो वाटर एफिशिएंसी है वो अलग टाइप की है, तो गन्ने को यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं मानेंगे। आगे बोल रहा है कि रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज लाइन इंपॉर्टेंट है, चूने, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम, एल्यूमिना के तत्व काफी पाए जाते हैं और पोटास की मात्रा भी अच्छी खासी पाई जाती है। लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें जो ह्यूमस कंटेंट है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, इसकी कमी पाई जाती है। और इन मृदा का रंग गाढ़े काले और सलेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। इनका रंग है जो वेरी करता है डार्क ब्लैक से सलेटी रंग तक, ठीक है। तो ये है काली मृदा के बारे में। इसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, ठीक है। ये वाला रीजन है। तो ये है काली मृदा के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट है जो है लाल और पीली मृदाएं। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। अब ये लाल और पीली मृदा है, ये भी ब्लैक सॉइल के जो बेल्ट है दक्कन ट्रेप के आसपास वाले रीजन में ही डेवलप हुई है। उसका मेन कारण क्या है अभी आगे बढ़ेंगे। इसका जो रीजन बताया है वो बताया कि लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र की एक लंबी में जल सॉरी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। अब इसका रीजन कौन कौन सा बताया कि पीली और लाल मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। उसके अलावा पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी बनाती है, ठीक है। तो इस वाले मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल ये वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट का एक बेल्ट बना रही है, ठीक है। और उसके बाद में जो गंगा घाटी का दक्षिणी भाग है ये वाला रीजन है, ठीक है। और राजस्थान का भी थोड़ा पोर्शन है अरावली के पूर्वी साइड में, ये वाला रीजन। तो यहाँ पर लाल और पीली मृदाएं पाई जाती है इंडियन मैप में। ऐसे इसमें देख लेते हैं एनसीईआरटी वाले में कि लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसमें लाल पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। फिर सेवन सिस्टर वाला कुछ पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल पीली मृदाएं पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल, रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण हुआ है, ठीक है। जो आयरन की आयरन कंटेंट है उसके विसरण से उनके कहने का मतलब विकर्णित होने के कारण हुआ है। जल योजित होने के कारण ये पीली दिखाई पड़ती है। अब आयरन की मात्रा
जब आयरन जो जब लोहे को काट खाता है तो वो हमें थोड़ा रेडिश टाइप का दिखता है, ठीक है, लेकिन जब उस पर जल लगता है तो वो येलो येलो कलर क्रिएट करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो रेड एंड येलो सॉइल है उसकी नेचर भी उसी टाइप की है। जल योजित का मतलब है कि जब वाटर के संपर्क में आता है तो ये पीला दिखाई पड़ता है, ठीक है, पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है, ये फर्टाइल होती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है। जो मोटे कण होते हैं इनका मतलब जो सैंड पार्टिकल्स है इनकी जो लेंथ, जो मोटाई है, आकार बड़ा है, वो अनुर्वर या अनुपजाऊ होती है। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सेम ब्लैक सॉइल वाला ही इसमें केमिकल कंपोनेंट है। यहाँ पे लिखा है फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो लाल पीली मृदा में भी सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल और जो लाल पीली मृदाएं हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये है लाल पीली मृदा के बारे में। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट, ठीक है। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन का परिणाम है। अब पहली बात तो यहाँ पे बोली है कि लेटराइट मृदा है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और भारी वर्षा के कारण निस्खलन भी होता है, ठीक है। भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित हुई है। अब भारी वर्षा और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो नेचर क्या रहेगी कि निस्खलन होगा। निस्खलन का मतलब है कि जो ऊपरी परत में जो पोषक तत्व होंगे उनका निस्खलन हो जाएगा, वो गहराई में चलाए जाएंगे जल के साथ में, ठीक है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निस्खलित हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेटराइट मृदा में निस्खलित कौन कौन से पदार्थ होते हैं। उसमें पहला है चूना और लाइम और सिलिका, ठीक है, चूना और सिलिका। और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा सेंस रह जाती है। कहने का मतलब ऑक्साइड, जो लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है जो, उनका निस्खलन नहीं होता है। निस्खलन किनका होता है? चूना और सिलिका का। तो लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। उच्च तापमान से आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये रीजन है पहाड़ी वाला, यहाँ पर लेटराइट मृदाएं विकसित होती है। उनका लेटराइट मृदा का विकसित होने का मेन जो फैक्टर है वो क्या है, एक तो हाई टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। और दूसरा वर्षा भी ज़्यादा होती है। अब वर्षा ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो नीचे चले जाते हैं, निस्खलन हो जाता है। और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक इस मृदा में भरपूर रह जाते हैं ऊपरी सतह पर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें जो बचे कुचे जीवाणु ह्यूमस है, ठीक है, बच्चे कुचे जो ह्यूमस है वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है ना, उस समय जो हाई टेम्परेचर में जीवाणु पनपते हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमस कंटेंट है उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि जो लेटराइट मृदा है उसमें जैव पदार्थ में कमी किस वजह से होती है कि जो उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु है जो ह्यूमस को नष्ट कर देते हैं। और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। तथा लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। अब ब्लैक सॉइल पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि पोटास की मात्रा अच्छी खासी रहती है। तो लेटराइट मृदा में भी पोटास की अधिकता और लोहा ऑक्साइड की भी अधिकता रहती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। पर्याप्त उपजाऊ कृषि के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब इसमें जैव पदार्थ की कमी है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी है। तो इस वजह से ये कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है जो इतनी अफोर्डेबल नहीं है कि लेटराइट मृदा में इतना ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डालें और खाद डालें, ठीक है। तो इसको मेन किस लिए यूज लिया जाता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी मृदाएं का उपयोग किया जाता है। जो कैश्यू नट का प्रोडक्शन होता है, काजू का जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाले रीजन में होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास वाली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो कैश्यू नट या काजू प्रोडक्शन है वो कौन सी मृदा के लिए सूटेबल है, या काजू के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी सॉइल की दशाएं इंपॉर्टेंट है, या वर्षा तापमान की बात हो जाए, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर रहता है, हाई रेनफॉल रहता है।
उसके बाद में जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाती है, और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के जो तत्व हैं वो रह जाते हैं। तो काजू के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके प्रोडक्शन, काजू के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदा का प्रयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इनका एक कोई निश्चित बेल्ट नहीं है, अलग अलग पेंच में पाई जाती है अलग अलग राज्यों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लेटराइट मृदा है, ठीक है, ठीक है, ये लेटराइट मृदा है। अब यहाँ पर ये तमिलनाडु वाला रीजन है, ठीक है, उसके बाद में ये कर्नाटका वाला रीजन है, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये वाला रीजन है, और उसके बाद में असम, मेघालय वाला बॉर्डर, और उसके बाद में ये त्रिपुरा, मणिपुर वाला रीजन है। उसके बाद में ये राजस्थान वाला पोर्शन है। यहाँ पर हमने लाल और पीली मिट्टी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये वाला रीजन है, ठीक है। और उसके बाद में लेटराइट मृदा का ये मेनली रीजन है, ठीक है, ये क्षेत्र है यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब नेक्स्ट है शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक का होता है। ये सामान्यतः संरचना में बालुई और प्रकृति में लवणीय होती है, ठीक है। इनकी जो संरचना है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर है वो बालुई है, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जो हम आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं उन कणों को, ठीक है। और प्रकृति में लवणीय होती है, जो ये इनका केमिकल कंपाउंड है ना, जो इनका बालुई स्ट्रक्चर का, ये लवणीय टाइप की होती है, साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है इनमें, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। अब कई कई क्षेत्रों में हम पढ़ते हैं रेगिस्तान वाले रीजन में कि नमक प्रोडक्शन जो साल्ट प्रोडक्शन है वो होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि पानी को वाष्पीकृत ऐसे क्यारियाँ बनी हुई होती है, ठीक है। तो उनको जो एक्स्ट्रा जो ह्यूमिडिटी होती है उनको इवोपरेट किया जाता है और बाद में नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम पाए जाते हैं। अब जो शुष्क मृदाएं हैं उनके निर्माण में कौन कौन से फैक्टर है, पहली बात तो हाई टेम्परेचर है, तीव्र गति से वाष्पीकरण होता है, पहली बात तो बरसात होती ही नहीं है, और जो थोड़ी बूंदा बूंदी के रूप में होती है वो भी इवोपरेट हो जाती है बहुत जल्दी। इसके कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होती है, और जो जैविक शेयर होता है वो भी कम होता है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होता है। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परत पाई जाती है। अब जैसे जैसे जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें थोड़े गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे लाइम यानी चूने की मात्रा बढ़ती है, और निचले संस्तर जो निचली लेयर है मृदा की वहाँ पे कंकड़ों की परत पाई जाती है, ऐसे बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है। मृदा के तली संस्तरों में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित होता है। अब सॉइल प्रोफाइल में जब गहराई में जाएंगे तो वहां पर एक तो बड़े बड़े कंकड़ मिलेंगे और उसके साथ में चूने की एक परत मिलेगी, ठीक है, तो ये पानी को नीचे जाने नहीं देगी, ठीक है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। जो पानी ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा तो जो वापस जड़ें हैं पौधों की वो सोख लेगी, ठीक है, नमी उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृतियों वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं। ये मृदाएं अनुर्वर है, कहने का मतलब फर्टाइल नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस कंटेंट और जो जैव पदार्थ है वो कम पाए जाते हैं, इसलिए ये अनुर्वर होती है। अब इनका रीजन कौन सा है ये देख लेते हैं। शुष्क मृदाएं बेसिकली ये वाला पोर्शन पश्चिमी राजस्थान अरावली के पश्चिमी रीजन में मेन इसका रीजन है, ठीक है, शुष्क मृदा का। उसके बाद में नेक्स्ट है लवण मृदाएं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहा जाता है, ऊसर मृदाएं भी कहा जाता है। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो किसका होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। अतः ये अनुर्वर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। अब वनस्पति
जो नेचुरल वेजिटेशन है उनकी ग्रोथ के लिए इनकी मात्रा कम चाहिए, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लवण मृदाओं में वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवण की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, अब शुष्क जलवायु, पहली बात तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल बहुत सीमित मात्रा में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती रहती है। खराब आबोहवा का मतलब है पानी, वर्षा होने के बाद में पानी बहकर किसी दूसरे रीजन में नहीं जाता है, उसी रीजन में जम जाता है। ठीक है, ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूप क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी संरचना बालुई से लेकर दुमटी तक होती है। बालुई का मतलब है कि थोड़े जो सैंड पार्टिकल्स हैं हमें आंखों से दिखते हैं, और दुमटी का मतलब है कि जो सिल्टी टाइप की होती है, जिनकी एक ऊपरी लेयर बरसात के टाइम में गीली हो जाती है, चिपचिपी टाइप की हो जाती है। ठीक है, दुमटी तक होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहाँ पे इनका रीजन कौन कौन सा? पश्चिमी गुजरात, जो कच्छ के रण वाला। ठीक है, कच्छ के रण के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं। ठीक है, मानसून के साथ नमक के कण आते हैं। पहले इसके रीजन को देख लेते हैं। पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र, ये वाला रीजन है। ठीक है, ये सुंदरबन वाला क्षेत्र और पूर्वी डेल्टाई रीजन ये वाला, और उसके बाद में ये कच्छ वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर लवण मृदाएं पाई जाती है। आगे बोला, कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाएं विकसित होती है, विकास को बढ़ावा मिलता है। अब हमने पढ़ा कि कच्छ के रीजन में तो पहली बात तो इनकी जो रीजनल जो स्ट्रक्चर है कच्छ वाले रीजन की, यहाँ पे लवणीय मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन डेल्टा रीजन में लवणीय मृदा का विकास क्यों होता है कि जो डेल्टा जो डेल्टा ही रीजन है वहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये डेल्टा ही रीजन है और ये सीधी लाइन हो गई है, तो ठीक है, ये डेल्टा ही रीजन है, कटी फटी लाइन है। ठीक है, तो ये वाला रीजन है डेल्टा ही रीजन। यहाँ पे ये इस स्थल से गिरा हुआ है, यहाँ से ये महासागर से गिरा हुआ है। ठीक है, जलीय भाग है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी इन कयालों में चला जाता है। यहाँ पे जो कोस्टल बेल्ट में जो छोटी छोटी झीलें बनती हैं उनको कयाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल अंदर की साइड में आ जाता है और वापस अ, जब जल का जो समुद्र का जल है उसका स्तर निम्न होता है तो उसके साथ में ये जल बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर बाद में वाष्पीकरण हो जाता है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो वाटर है उसकी उसका इवोपरेशन हो जाता है और जो बचा हुआ पानी होता है वो लवण के रूप में जम जाता है। तो तटीय रीजन में लवणीय मृदा के विकास का मेन यही कारण है। ठीक है, उसके बाद में है कि अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है। उसका मेन कारण क्या है कि वहाँ पे केमिकल कंपोनेंट का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत नमक जमा हो जाता है। अब हमने एक लेटराइट मृदा पढ़ा था, उस समय पढ़ा था निक्सालन, और एक हम अभी पढ़ रहे हैं केशिका क्रिया। अब केशिका क्रिया में क्या होता है कि जो नमक पार्टिकल है वो सतह पर आकर जम जाते हैं। और निक्सालन में क्या पढ़ा था, मैं लेटराइट सॉइल पढ़ा था उसमें कि चूना और सिलिका है उनका निक्सालन हो जाता है। जो ऊपरी परत में चूना और सिलिका की मात्रा है वो उनका निक्सालन हो जाता है और वह गहराई में चली जाती है। तो ये दोनों रिवर्स है एक दूसरे की, कैसिका और निक्सालन, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जमा हो जाती है। इस प्रकार के इस प्रकार के क्षेत्र में विशेष रूप से पंजाब हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। अब मिट्टी में यदि लवणता की समस्या है तो उस खेत में जिप्सम डालेंगे तो वो काफ़ी जो सलाइनिटी है उसको कम कर देगी। ठीक है, तो लवणता की समस्या को निपटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखना। ठीक है, कि लवणता की मात्रा को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है पीटमय मृदा। ये मृदा ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती हो। ठीक है, एक तो पहली बात तो हैवी रेनफॉल होता है और हाई ह्यूमिडिटी
रहती है उस वाले रीजन में ये डेवलप होती है पीठमयी मृदाएं। अतः इस क्षेत्र में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा की ह्यूमस जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये कोई भौगोलिक रीजन है, वहाँ पर क्या होता है कि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है। अब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु सड़ते गलते हैं वो क्या है, एक परत बना लेते हैं जमीन की सतह पर। अब परत बना लेते हैं और बाद में क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, उसकी वजह से वो गल जाते हैं और यहाँ पे एक अच्छी खासी परत क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से इनको ह्यूमस प्राप्त हो जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व भी प्रदान मिल जाते हैं। ठीक है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी होती है। ठीक है। इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। ठीक है, क्षारीय भी होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। अब ये रीजन जैसे बिहार का उत्तरी भाग है, वहाँ पर क्या है कि जो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र है उस वाले रीजन में, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग ये भी हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में है, पश्चिमी बंगाल का तटीय क्षेत्र जो सुंदरवन डेल्टा वाला रीजन है वहाँ पर, और उड़ीसा और तमिलनाडु ये भी डेल्टा ही रीजन है। ठीक है, तटीय रीजन है, इसलिए यहाँ पे ये मृदाएं विकसित होती है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। बिहार का ये वाला पोर्शन, उत्तराखंड का ये वाला पोर्शन, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल वाला ये तटीय रीजन, और उड़ीसा, और एक कौन सा बताया था, तमिलनाडु बताया था, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, तो इस वाले रीजन में उड़ीसा और तमिलनाडु वाले रीजन में ये मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है वन मृदाएं। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में हुआ है। ठीक है, पहली बात तो पर्याप्त वर्षा होती है और पर्वतीय पर्यावरण है, जो हिली क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पर ये मृदाएं विकसित होती है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदा का गठन और संरचना भी बदलती रहती है। अब जहाँ जहाँ पर ये मृदाएं विकसित होगी वहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर और जो क्या बोलते हैं वेदर की कंडीशन चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इन मृदाओं का गठन और संरचना में बदलाव आता रहता है। घाटियों में ये दुमटी और पांसु होती है तथा उत्तरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। ठीक है, घाटियों में तो ये दुमटी प्रकार की या 500 प्रकार की, जैसे हमने जलोढ़ मृदा की ऊपरी परत पढ़ा था ना कि वो ज्यादा फर्टाइल टाइप की होती है, उस टाइप की होती है। लेकिन ये ऊपरी ढालों जो पर्वतीय ऊपरी ढालों में मोटे कण वाली होती है। यहाँ पर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं। हिमालय के हिमांचलित जो आइस कवर्ड रीजन है, इस क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब दुमटी या 500 प्रकार की होगी तो वहाँ पे उर्वरता आएगी, और जो घाटियों वाले रीजन है वहाँ पर ह्यूमस कम होते हैं, इसलिए वो अम्लीय प्रकार की होती है। तो ये इनकी नेचर है। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं, उनका गठन, गुण व प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण और वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। अब हमने 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ा था। तो उनके मृदाओं का गठन, गुण और प्रकृति इनका अलग अलग है। तो फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण और वृद्धि के लिए, कहने का मतलब उनके उगने और उनकी ग्रोथ के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती है, किसी भी अन्य प्राणी की तरह ये विकसित, सह और निम्नीकृत होती है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे या जीव जंतु की बात करें तो उनका विकास होता है, वो जन्म लेते हैं, उनका क्षय होता है और निम्नीकृत होता है। ठीक है, वो जैसे एक जीव जन्म लेता है, मरता है और उसका निम्नीकरण डिकम्पोज होता है, वैसे ही वैसे मृदाओं का भी विकास होता है, क्षय होता है और निम्नीकृत होता है। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। ठीक है, जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधों का ट्रीटमेंट होता है, वैसे के वैसे ट्रीटमेंट यदि मृदा की नेचर के अनुसार उनके साथ में किया जाए तो जो मृदा का निम्नीकरण है और अपरदन है उनको रोका जा सकता है। यहाँ पे ये बात बोल रहा है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर भी गहरा प्रभाव डालती है जिसका वह समय एक अंग है। ठीक है, तो जैसे हमने शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी मृदा के निर्माण से संबंधित, एक बार वापस देखते हैं। यहाँ पे देख,
देखा हमने देखी कि जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव, समय। अब इन पर भी प्रभाव, यदि मृदा को प्रॉपर संरक्षण नहीं किया गया तो इनमें भी ये मृदा चेंजेस कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वनस्पति की बात करें, ठीक है, वनस्पति की, तो यदि जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा, पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में क्या है कि ज़्यादा कीटनाशक और इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो 1950 के आसपास अच्छी खासी ग्रोथ में थी। ठीक है, जैसे ही हरित क्रांति आई, हरित क्रांति का एक दुष्परिणाम ये हुआ, एक नेगेटिव बात बोले तो हरित क्रांति की तो ये हुई कि इस वाले रीजन में जो वेजिटेशन था उसका लगभग कहने का मतलब खत्म हो गई। ठीक है, तो उसका मेन कारण क्या था कि जो मृदा की लवणीयता, जो साल्टी जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल का, वो डेवलप हुआ। उसकी वजह से क्या है कि मृदा लवणीय प्रकृति हो गई, उसकी वजह से जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विकास लगभग नगण्य हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो इसके निर्माण के कारक है उनके साथ भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मृदा। ठीक है, यदि उनका बैलेंस प्रॉपर नहीं हो तो। अन्य रूप में जैसे जीव रूप की बात करें, ठीक है, तो जीव रूप भी जैसे हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में हरित क्रांति से पहले यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट एरिया था और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी थी, लेकिन अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति का नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि यहाँ पे जो वनस्पति थी वो लगभग समाप्त हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो जीव रहते थे, जो जीव जंतु रहते थे, जो बायोडाइवर्सिटी रिच पोर्शन था, वो अब लगभग नगण्य हो गए। तो जीवों पर भी प्रभाव पड़ा। और उसके बाद में उच्चावच, उच्चावच में ये इम्पैक्ट पड़ा कि हरित क्रांति आने से पहले इस वाले रीजन में जो एग्रीकल्चरल लैंड कम था, ठीक है, वो बंजर टाइप की भूमि पड़ी रहती थी। अब जैसे ही हरित क्रांति आई तो लोगों ने क्या है कि जो बंजर पड़ा, जो बंजर पड़ी भूमि थी उसको भी फर्टाइल बनाने के लिए वहां पर इरिगेशन किया और खाद डाला और कीटनाशक और इनका प्रयोग किया। तो इस वजह से वहां पर जो टोपोग्राफी थी उसमें भी चेंजेस आया। अब ये सारी चीजें बदल गई इस वाले रीजन में, तो जनक मटेरियल क्यों नहीं बदलेगा? जो चट्टानों की प्रकृति है उनको यदि ज्यादा केमिकल मिलेगा, यदि ज्यादा कीटनाशक और जो पेस्टिसाइड मिलेगा, तो उसकी वजह से जो जनक सामग्री की जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट है उसका, वो भी चेंज हो जाएगा। तो आने वाले हजारों साल बाद में इस वाले रीजन में एक अलग प्रकार की मृदा का विकास होगा। तो बेसिकली सीधी सीधी यही बात बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक बार इस चीज को वापस दोहराते हैं कि मृदा के उस तंत्र या अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका वह स्वयं अंग है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर कि यदि समय पर उनके सही उपचार किया जाए तो उसमें सुधार भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है ग्रीन रिवोल्यूशन वाले बेल्ट में सॉइल कंजर्वेशन को लेकर, लेकिन यदि कंटिन्यूटी यही चली रही तो आने वाले हजारों साल बाद में एक अलग प्रकार की जो सॉइल है उनका डेवलपमेंट होगा। हो सकता है बंजर भूमि में भी बदल जाए ये पूरा रीजन हजारों साल बाद में। ठीक है, हजारों साल तो छोड़िए, काफी 200-300 साल बाद में ये जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ये इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, और जो पर्टिकुलर सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, उनके जो केमिकल कंपोनेंट थे और उनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब जो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है उनके बारे में जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। जिसमें पहला है मृदा अवकर्षण। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के हास्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अवकर्षण का मतलब क्या होता है कि जो एक नेचुरल कंपोनेंट होता है मृदा का, उसमें यदि फेरबदल हो जाता है, कहने का मतलब उर्वरता कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी यदि कम हो जाती है, डाउन हो जाती है किसी मृदा की, तो उसे हम बोलते हैं कि मृदा का अवकर्षण हो गया। ठीक है, इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। ठीक है, पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। ठीक है, मृदा की गहराई कम होने का क्या मतलब है कि हमने 3 संस्तर पढ़े थे। ठीक है, ए, बी और सी। अब इमेजिन कीजिए यदि ऊपरी परत अपरदित हो गई, ठीक है, ये खत्म हो गई, ठीक है, तो पीछे बची कितनी है? 2 ही बची है। ठीक है, तो ये जो 2 परतें हैं ये प्रॉपर मृदा नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी नहीं है। जब हमने पढ़ा था क, ख और ग संस्तर, ये 3 संस्तर के बारे में पढ़ा था, 3 लेयर के बारे में पढ़ा था, जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था हमने उस समय पढ़ा था। तो यदि क संस्था रही ये खत्म हो जाएगा तो क्या यहाँ पर जो बचे 2 संस्था है वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क परत है, ठीक है, जो ऊपरी परत है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेशन के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है
कि अपर्दन या दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। एक तो गहराई कम हो गई, ठीक है, और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी नहीं होगा यहाँ पर। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय के मुख्य कारण मृदा अवकर्षण ही है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न रहती है। अब ये क्या है कि भू आकृति जैसी टोपोग्राफी होगी, फॉर एग्जांपल मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पवनों की गति, पवनें तेज स्पीड से चलती है। तो एक जो रेत का टीला यहाँ पे था, तो वो 2 दिन बाद में इस वाले रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भू आकृति और पवनों की गति तथा साथ ही वर्षा की मात्रा। अब दूसरे रीजन में हम मेघालय वाले सेवन सिस्टर रीजन में या साउथ में जो प्रायद्वीपीय पट्टारी भाग है उसकी बात करें, तो यदि यहाँ पे ज़्यादा बरसात होगी तो वहाँ पर मृदा अपरदन हो जाएगा, जैसे इस मैप में दे रखा है, ठीक है। तो ये एक जो मृदा की परत है वो पूरी बहकर चली गई है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर सामने आता है, जिसमें बोला है कि अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति और वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न रहती है, ठीक है। तो ये अवकर्षण के बारे में था। अब मृदा अपरदन के बारे में देखते हैं, सॉइल इरोजन के बारे में। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। अब हमने तीन जो लेयर पढ़ी थी, ए, बी और सी, क, ख और ग, ये तीन लेयर हैं। उसमें जो मृदा अपरदन किसे कहेंगे कि मृदा के आवरण का विनाश। आवरण का मतलब है ऊपर वाली लेयर, ये वाली लेयर यदि डिसअपेयर हो जाएगी तो इसे हम मृदा अपरदन बोलेंगे। बहते जल पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं और मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया के साथ घटित हो रही होती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल में सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परतों के कण के जुड़ने की होती है। अब एक नेचुरल बैलेंस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तीन परतें हैं। अब नेचुरल बैलेंस ये होता है कि ऊपरी परत में जो मिट्टी के कण है, एक हटा तो एक वापस यहाँ पे ऊपर आ गया, 10 हटे तो वापस 10 यहाँ पे ऊपर आ गए, तो ये नेचुरल बैलेंस बना रहता है। यदि ये बिगड़ गया तो समझ लीजिए सॉइल इरोजन शुरू हो गया है, ठीक है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से ये संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक उत्तरदायी है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो भी उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि की मांग बढ़ने लगती है। मानव बस्तियां कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन और तथा वन अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन मेन कारण है, कृषि, मानव बस्तियां, पशुचारण और अन्य आवश्यकताएं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई हाईवे निकाल लिया, ठीक है, रोड बना दी, तो इसलिए प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मृदा को हटाने और उनका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल अपरदन के दो शक्तिशाली कारण हैं। अब मृदा अपरदन के मेन नेचुरल कॉज क्या है? पहला तो पवन अपरदन और दूसरा है जल द्वारा मृदा का अपरदन। दो शक्तिशाली कारक है। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। अब पवन जो विंड है वो कहाँ पे इरोजन करेगी? सॉइल का इरोजन जहाँ पे शुष्क कंडीशन होगी और अर्ध शुष्क प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, क्योंकि जहाँ पे अधिक बारिश होती है वहाँ पे हवा द्वारा अपरदन नहीं होता पवन द्वारा। तो जो रेगिस्तानी मरुस्थल है और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रकृति है वहाँ पर पवन द्वारा अपरदन होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा अपरदन किया जाता है, ठीक है। अब हमने सेवन सिस्टर रीजन में जो पहाड़ियाँ पड़ी थी उनकी ढलान है वो मध्यम प्रकार की होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि अच्छी खासी ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी तो वो क्या करेगी, अपने साथ में ऊपरी परत है उसको भी बहा कर नीचे लेके जाएगी, ठीक है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और ये भारत के विशेष क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इस वाले रीजन की बात करें, एक मिनट, इस वाले रीजन की बात करते हैं। अब परत अपरदन और अवनालिका अपरदन क्या होता है? परत अपरदन का मतलब तो ये होता है कि ये जो आपको बचा कुचा पोर्शन है ना, यदि ये भी जल के साथ में अपरदित हो गया होता तो हम इसको बोलते हैं परत अपरदन, ठीक है। लेकिन दूसरा है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन का मतलब ये आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है। तो यहाँ से जो मिट्टी थी वो उनको बह कर लेके आ गए, ठीक है, और पीछे जो बचे हैं वो वाला पोर्शन है। तो हम किसी जो नदी नाले वाले बैंक पर किसी खेत को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर छोटी छोटी कंदराएं विकसित हो जाती है, ठीक है, तो उनको अवनलिका या प्रदन बोलते हैं। जो जो ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। कोई नदी नाला बह रहा हो और उसके आसपास में जो खेत है वहां पर
जो छोटे छोटे अवनालिकाएं बनती है, कहने का छोटी छोटी घाटियां टाइप की स्थलाकृतियां बनती है, उनको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक है। अपर्दन समतल भूमियों तथा पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। ठीक है। अब मूसलाधार अच्छी खासी बारिश हुई और समतल भूमि थी, तो वहां से ये कंदराओं का विकास हो गया। इसमें मृदाओं का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की शुष्क और अधिक उर्वरक ऊपरी परत हट जाती है। अब जो नदी नाले के बैंक वाले रीजन में जो खेत है, ठीक है, जो भूमि है, वहां पर ये आसानी से नहीं, धीरे धीरे होता है। ठीक है। एक ये दिन में या एक मौसम में नहीं होती है ये चीजें। ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही पहली चीज तो ये होगी कि ये जो इंटेंसिटी है इनकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। और हम कभी 10 साल या 20 साल बाद में देखेंगे तो जो खेत के जो नदी नालों के आसपास जो खेत है वहां पर जो अवनालिकाएं होती है वो 10-15 साल 20 साल बाद में काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर जो रेनफॉल सीजन है उसमें क्लियर नहीं दिखती है। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे जो फर्टाइल सॉइल वहां पे आती है, तो वो भी धीरे धीरे दूसरे सीजन में उन अवनालिकाओं के साथ में अपर्दन के साथ में चली जाती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। उसके बाद में है कि अवनालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। अब वहाँ पे नदी नालों के किनारे पे जो भूमि है वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है फिर। ठीक है। वहाँ पे पहली बात तो ट्रैक्टर हल नहीं जा पाता है। ठीक है। और वहाँ पे वो इतनी कहीं कहीं तो इतनी तीव्र या तंग घाटियां हो जाती है कि वहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है, कभी भी वो ढह सकती है। ठीक है। तो इस टाइप की टोपोग्राफी विकसित हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खाद भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। जो बैडलैंड टोपोग्राफी होती है वहां पर। ठीक है। जब ये कंटिन्यूस और इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये उस वाले रीजन को पूरे को उबड़ खाबड़ कर देती है, तो उसको उत्खाद भूमि कहते हैं। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन संभव है? ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि ये वाले रीजन है, चंबल बीड़ रीजन है। चंबल बीड़ रीजन के आसपास के जो लैंड टोपोग्राफी है वो क्या है? उत्खाद का मतलब है कि आसानी से भूमि को अपरदित किया जा सके। ठीक है। वहां पे कठोर चट्टानें नहीं होगी पहली बात तो। ठीक है। और जलोढ़ टाइप की मिट्टियां वगैरह पाई जाती है। ठीक है। तो उस वाले एक जलोढ़ टाइप की मिट्टी एक तो गंगा घाटी के मैदान में पाई जाती है, वहां पे ये उत्खाद भूमि विकसित नहीं होगी। उत्खाद भूमि विकसित कहाँ पे होगी? जहाँ पे जलोढ़ टाइप की जो मिट्टी होगी और वो किसी पहाड़ी ढलान वाले रीजन में होगी, या फिर जो लैंड स्ट्रक्चर है, जो जमीन की गहराई में उनकी जो कठोर प्रकृति की चट्टानें पाई जाती है, वहां पर ये उत्खाद भूमि विकसित होती है। मृदा मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा हो जाने के कारण जल प्रवाह की क्षमता घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ें आती है और कृषि भूमि की क्षति होती है, कृषि भूमि को भी क्षति पहुंचती है। अब ये उत्खाद भूमि एक रीजन से, माना कि फॉर एग्जांपल इस वाले रीजन में उत्खाद हुआ। ठीक है। यहाँ से ये नदियां अपने साथ में अपर्दन लेकर इस वाले रीजन में आई और यहाँ पे मेन नदी इधर से आ रही है उसमें मिल गई। ठीक है। अब ये क्या करे कि मेन नदी में जो अवसाद है यहाँ से उत्खाद करके लाई थी, अपने साथ अपर्दन करके लाई थी, वो इस वाले रीजन में जमा कर देगी। जो मेन रिवर है इसका जो रिवर चैनल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, पानी यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो आसपास वाले जो खेती वाले रीजन है वहां पर जल फैल जाएगा, तो यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी थी। ठीक है। तो उसका दुष्परिणाम ये भी है मृदा अपरदन का। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। अब जो वनों की कटाई होती है वो मृदा अपरदन का मेन कारण है। यदि इस वाले रीजन में जहाँ पे उत्खाद भूमि विकसित हो रही है, खेतों के आसपास जो नदी नाले के आसपास यदि पेड़ लगा देंगे तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। पेड़ पौधे की जड़ें मृदा को बांध कर रखकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां और टहनियां गिरकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ता है। ठीक है। अब ये ढलानी वाला रीजन भी है, फिर हमने उत्खाद भूमि का भी पढ़ा था। ठीक है। तो बेसिकली इस वाले रीजन में होता है। ठीक है। अब पेड़ पौधे काट देंगे तो इस वाले रीजन में क्या होगा कि यदि पेड़ पौधे की यदि नहीं काटेंगे तो इमेजिन कीजिए किसी नदी नाले के आसपास वाले खेत हैं, वहां पे यदि डेंस फॉरेस्ट होगा तो वहां पर क्या पेड़ पौधे पत्तियां गिरेगी, तो जो वर्षा जल होगा वो कहने को मतलब मृदा अपरदन कर ही नहीं पाएगा, मिट्टी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है। जो जल रिसेगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो बहता पानी है वो क्या करेगा, पत्तों के ऊपर से बह के नदियों में या नालों में चला जाएगा, तो वहां पे जो
उत्खाद जो बेडलैंड टोपोग्राफी है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है वनों की महत्ता वहाँ उस वाले रीजन में। आगे है भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि की भूमिका का काफी बड़ा भाग अति सिंचित अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। ठीक है, एक तो भारत में सिंचित क्षेत्र है, वो कृषि की भूमिका काफी बड़ा भाग है जो अति सिंचित के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब एग्रीकल्चरल जो लैंड इसका है इंडिया का, ठीक है, वहाँ पे मतलब ओवर इरिगेशन की वजह से वहाँ पे क्या है कि लवणीय दशाएं होती जा रही है। लवणीय दशाओं में हमने पढ़ा था कि जो कैसिका क्रिया होती है उसमें जो लवणीय मात्रा है वो सतह पर आकर जम जाती है। ठीक है, ज्यादा सिंचाई करते हैं किसी रीजन में तो ये कैसिका क्रिया एक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से लवण की परत जम जाती है सतह पर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अति सिंचाई के प्रभाव में लवणीय हो जाती है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर उर्वरता को नष्ट कर देता है। अब जब नमक धरातल पर आ जाएगा तो जो फर्टिलिटी है, जो ह्यूमस कंटेंट है, उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता है तो रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इनकी उर्वरता घट जाती है। अब आप इमेजिन करना, किसी भी जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है या किसी भी राजस्थान का कोई भी पोर्शन देख लेना, वहाँ पे ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग होगा ना, तो जो मृदा की ऊपरी परत है ना उसमें थोड़ा सा जो इसका नेचर है ना, जो कलर है वो थोड़ा चेंज दिखेगा हमें। ठीक है, किस टाइप का दिखेगा, थोड़ा येलो येलो टाइप का या रेडिश टाइप का, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे लवणता की स्पष्ट जो परत है वो हमें दिखती है। उसके बाद में ये समस्या नदी घाटी परियोजना के उन सभी समादेशी क्षेत्रों कमांड एरिया में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगे थे। जब हरित क्रांति इंडिया में स्टार्ट हुई थी तो जो कमांड एरिया था नदी घाटियों के आसपास वाला, जहाँ से आसानी से, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, तो इस नदी से आसानी से कोई नहर या पंप द्वारा पानी पास वाले रीजन में कहने का मतलब सिंचित कर दिया। ठीक है, तो वहां पर ये जो लवणता का प्रभाव है आसानी से दिख जाता है। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। अब इमेजिन कीजिए, एक तो इंडियन जो पॉपुलेशन है उसका लार्ज प्रोपोर्शन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन का, और उसमें भी एग्रीकल्चर प्रोपोर्शन पर डिपेंड होने की वजह से क्या है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ज़रूरत है। अब एक तरफ तो ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चाहिए हमें, और दूसरी तरफ जो मृदा का अवशोषण है वो लगभग 50% अवकर्षण हो गए हैं मृदा का। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कितना टेंशन क्रिएट होगा एग्रीकल्चरल लैंड पर। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा और उसके पोषक तत्व ह्रास करते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि उदाहरण मृदा के उदाहरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किया जाए। ठीक है, अब राष्ट्रीय उत्पादकता जो नेशनल प्रोडक्टिविटी होती है, उसका क्या मतलब है कि किसी भी रीजन में मृदा में अवकर्षण होगा तो वहां पर एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होगा, दूसरा जीव जंतु और वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन है उसका कहने का मतलब ग्रोथ नहीं होगी। तीसरी बात, जो उपलब्ध जल है किसी भी रीजन में, तो उसका प्रॉपर हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो गई, लवणीयता बढ़ गई है, तो कितना भी जल क्यों ना हो उस वाले रीजन में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले रीजन में जो प्रोडक्शन होता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाणिज्यिक क्रॉप होती थी, कोई मान ले रहे हैं ग्वार टाइप की या दूसरी जो वाणिज्यिक क्रॉपें होती थी, फसलें होती थी, वो अब होनी बंद हो गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। अभी इस वाले रीजन में माना कि 10,000 जो टन का ग्वार है वो प्रोडक्शन होता था। ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम 5-10 साल बाद में यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल ही जीरो हो गया, तो जो 10,000 टन ग्वार है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा या किसी दूसरे सीजन रीजन से डेवलप करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये राष्ट्रीय उत्पादकता पर भी नेगेटिव प्रभाव डालता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मृदा संरक्षण। ठीक है, अब सॉइल इरोजन तो कर दिया हमने, ठीक है, अच्छी तरह से कर दिया, हरित क्रांति की वजह से हो या कोई दूसरा मैन फैक्टर हो, ह्यूमन इंटरफेयर हो, उसकी वजह से हो, तो हमने सॉइल इरोजन तो कर दिया। ठीक है, लेकिन हम उनका कंजर्वेशन कैसे करेंगे उनके बारे में देखते हैं। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रकृति के लिए अपने नियम है। बिना संतुलन बिगड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्न कर दशाओं को सुधारा जाता है। अब क्या पहली बात ये बोलिए कि मानव द्वारा होती है तो हम उससे सुधार सकते हैं। हम मृदा की अपरदन को प्रमोट करते हैं तो उनको कंजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बिगाड़ने वाली दशाएं हैं उन पर कंट्रोल करेंगे।
ठीक है, ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा जो ओवर इरिगेशन है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्राकृतिक बैलेंस है वो बना रहेगा मिट्टी का, ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता बनी रखी जा सकती है, अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं में सुधारा जाता है। ये चीजें करेंगे हम, जिसकी वजह से मृदा का संरक्षण होगा। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। दोषपूर्ण पद्धतियां क्या है? ओवर इरिगेशन हो गई, ठीक है, ज्यादा कीटनाशक और जो रसायन है उनका प्रयोग कर लिया हमने, ठीक है, तो दोषपूर्ण पद्धतियां। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। जो ढलान है, मध्यम आकार की ढलान है, वहां पर हम जो सीढ़ीदार खेती करते हैं उनको रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक फैक्ट है, कभी भी एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं कि 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेती बना लेनी चाहिए। जो सीढ़ीदार खेती होती है, स्टेप फार्मिंग बोलते हैं, वो करनी चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई जो पशुचारण है अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो उनको जो इसकी वजह से भी, और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिसके विस्तृत क्षेत्र में अपरदन की चपेट में आ गए, ठीक है। अति चराई होती है और स्थानांतरित खेती होती है, उसकी वजह से भी अपरदन की चपेट में काफ़ी बड़ा रीजन आ गया है, ठीक है। अब स्थानांतरित खेती क्या होती है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या होती है कि ये कोई लैंडस्केप है, ठीक है। तो पहले वर्ष में यहाँ पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु थे जो उनको भगा दिया और पेड़ पौधों को जला दिया, ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड प्राप्त किया, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 साल तक अच्छी खेती हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम हुई, तो इस वाले रीजन को साफ करके खेती कर ली और इस वाले रीजन को छोड़ दिया। अब 3-4 साल बाद में दूसरे रीजन में आ गए, ठीक है, तो इस वाले रीजन को छोड़ दिया और यहाँ पे खेती करने लग गए। अब 2-3 साल बाद में इस वाले रीजन में आ गए, क्योंकि इस वाले रीजन में जो प्रोडक्टिविटी थी सॉइल की वो कम हो गई, तो इस वाले रीजन में एग्रीकल्चर कर ली, ठीक है, और इसको छोड़ दिया। ऐसे करके ये रोटेशन चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र से पेड़ पौधे काटते हैं और उस वाले रीजन में एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बारिश, अब यहाँ पे हिली रीजन में क्या होता है, एक तो बारिश ज़्यादा होती है, तो इस वाले रीजन में पेड़ पौधे काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2-1 साल तक तो अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, लेकिन अब ज़्यादा बारिश होगी और समतल लैंड है, ठीक है, या पहाड़ी घाटियों के बीच में है, तो यहाँ पे अधिक वर्षा होगी और पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे अपर्दन नहीं होगा, लेकिन पेड़ पौधे नहीं है और वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इस रीजन को साफ किया है, पेड़ पौधों की दृष्टि से प्राकृतिक वनस्पति को हटाया है, तो 2-3 साल बाद में क्या होगा कि यहाँ पे अवनाली का अपर्दन हो जाएगा और इतना उत्खात भूमि डेवलप हो जाएगा कि यहाँ पे चलने लायक कंडीशन नहीं रहेगी, तो ये क्या करेंगे, वापस दूसरे रीजन में मूव कर जाएंगे और इस रीजन को छोड़ देंगे, ठीक है। धीरे धीरे 8-10 साल बाद में, 15 साल बाद में ये रीजन वापस एक समतल मैदान, समतल जो कंडीशन है टोपोग्राफी की वो हो जाएगी और पेड़ पौधे अच्छे विकसित हो जाएंगे। अब जैसे ही 10-15 साल बाद में ये विकसित होगा इस नेचुरल वेजिटेशन के रूप में, तो ये वापस रोटेशन इस रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्थानांतरित कृषि का एक दुष्परिणाम भी है और उनकी ज़रूरतें भी है। स्थानीय लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं जो सेवन सिस्टर रीजन में इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, ये उनका ट्रेडिशनल वे है फार्मिंग का, ठीक है। तो ये है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का इस मृदा संरक्षण के संबंध में या मृदा प्रबंधन के संबंध में पर्सपेक्टिव। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवा कर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि को नियमित और नियंत्रित किया जा सके। अब ये पेड़ पौधे जो ये रीजन है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि किस लिए की जाती है, क्योंकि वो अपने जो दैनिक आवश्यकताएं हैं भोजन की वो पूरी करते हैं। और उसके बाद में अति चराई क्यों करते हैं कि जो पालतू पशु हैं उनको चारा चारा चरने के लिए यूज लेते हैं किसी लैंडस्केप को, ठीक है। तो उनको क्या है कि जो मृदा अपरदन है, मृदा अवकर्षण है, उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके बारे में बताएंगे कि आप एक लिमिट के बाद में जो पशुचारण है वो मत कीजिए और स्थानांतरित कृषि के भी कुछ पैरामीटर है आप उनको फॉलो कीजिए। तो नियमित और नियंत्रित करेंगे तो मृदा अपरदन कम होगा, ठीक है। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी और समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती बनाना, खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती और सस्यवर्धन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्राय किया जाता है। अब ये जो
मृदा अपरदन को रोकने के संरक्षण के उपाय है ना, ये आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेन मृदा अपरदन को रोकने के उपाय है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुलियाकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। जो छोटे छोटे डैम होते हैं, ठीक है, कैचमेंट एरिया में डैम बनते हैं, उनको बोलते हैं कि रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कार्य अवनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। अब जब हमने किसी नदी नाले और उसके आसपास वाले खेतों में हमने पढ़ा था कि अवनालिका या प्रदन हो जाती है, तो वहां पर क्या है कि एक तो सीढ़ीदार खेती की जा सकती है, दूसरा हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे बांध बनाए जा सकते हैं वहां पर कि जो वाटर फ्लो है उनको कंट्रोल करेंगे, तो वहां पर ज्यादा अपर्दन नहीं होगा, अपर्दन को प्रमोट नहीं करेंगे। और तीसरा जो मेजर वे है वो ये है कि वहां पर वनस्पति क्षेत्र क्रिएट कर दिया जाए, उसकी वजह से वहां पे अपर्दन ज्यादा नहीं होगा। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों का प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। जो कृषि की अनुपयुक्त भूमि है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, उनको चारागाहों में बदल दिया जाना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान काजरी ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का प्रयोग किया है। ठीक है, अब केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसने क्या किया कि पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का प्रयोग करने के प्रयोग किए हैं। अब इसका काजरी का मेन कारण यही है कि जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, तो मरुस्थलीय रीजन में जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकना। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों की सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई है। ठीक है, अब बहुत सारी योजनाएं क्रिएट कर दी। ठीक है, अब ये बोला कि ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण और लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई है। अतः मृदा संरक्षण सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजना ही हो सकती है। ठीक है, अब मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है कि भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं। समन्वित योजनाएं का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम मरुस्थल की बात करें, तो यहाँ पर जो भूमि उपयोग का पैटर्न है वो अलग है। हम पहाड़ी रीजन सेवन सिस्टर की बात करें तो वहाँ पे भूमि उपयोग का पैटर्न अलग है, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है। हम दक्कन ट्रैप की बात करें, प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करें, तो वहाँ पर भूमि उपयोग की जो दशाएं हैं वो अलग है। तो समन्वित योजना का मतलब है कि जिस रीजन में जिस प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है उसके अनुरूप जो उनका व्यवहारिक ज्ञान है लोगों का, उसको इंक्लूड करके, और जो कॉमननेस क्या आती है मरुस्थल में, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी में और प्रायद्वीपीय पठारी भागों में कॉमननेस क्या है मृदा संरक्षण को लेकर, उसको अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे समन्वित योजना ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। जो भूमि की कैपेसिटी है प्रोडक्टिविटी की, उसके वर्गीकरण किया जाना चाहिए और उस वर्गीकरण के अनुसार ही उनकी एग्रीकल्चर के लिए प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा ही उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, एक तो मानचित्र बनाया जाना चाहिए और भूमि का सर्वथा ही उपयोग किया जाना चाहिए। जितना जरूरत हो, जितनी मृदा की कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से वहाँ उसको यूज लिया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो इनका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ये है मृदा से संबंधित। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो गया है मृदा से संबंधित, और एनसीईआरटी 11th क्लास की है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका एक चैप्टर और बचा है, उसको भी आने वाले एक दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो एनसीईआरटी 11th क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरण वो कंप्लीट हो रही है। तो अब इस सेशन को देखिए और मृदा से संबंधित जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।